नमस्कार, स्वागत है आपका DGNR न्यूज़ में और मैं हूं अरशद खान। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। जी हां, आज बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने उभर कर आया और वो मुद्दा ये है कि इंदौर में सड़क हादसा। एक स्कूल बस एक ट्रक से जाकर टकरा जाती है। बताया जाता है कि स्टीयरिंग फेल हो जाने से और बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें सवार 15 बच्चों में से 5 बच्चों की मौत हो जाती है और 10 को गंभीर चोटें आती हैं। उसके चालक की भी मौत हो जाती है, साथ ही उन बच्चों की जो मॉनिटरिंग करती है एक दीदी, उसकी भी इसमें मौत हो जाती है। यानी कि प्रशासन अब तक के 7 मौतों की पुष्टि कर रहा है। इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी जी और इंदौर स्कूल पालक संघ के अध्यक्ष अनुरोध जैन जी। हम जानेंगे कि किसका डिफॉल्ट रहा जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। क्या स्कूल प्रबंधन का जो मेंटेनेंस है बस को लेकर वो ठीक नहीं था, और प्रमोद जी से जानेंगे कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद किन किन दोषियों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाना चाहिए। अनुरोध जी, आप पालक संघ के अध्यक्ष हैं इंदौर के और आप लगातार आंदोलन भी करते आए हैं। बच्चों की जो डिमांड्स होती है, बच्चों के साथ एक तो जो फीस ज़्यादा लगातार बढ़ाई जा रही है, उसको लेकर आपने कई सारे आंदोलन किए और ख़ास तौर पर जो बड़े स्कूल्स हैं, चाहे वो डेली कॉलेज हो या DPS स्कूल हो, इस तरह के स्कूल्स में काफ़ी फीस है और उसके बावजूद यदि ऐसी घटना घट जाती है तो स्कूल प्रबंधन कितना जिम्मेदार है आपकी नज़र में? स्कूल प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी बनती है। जब हम हमारे बच्चों को बस में भेजते हैं, इन लोगों के पास हमारे जिगर के टुकड़ों को भेजते हैं, तो हम ये आशा करते हैं कि जिस तरह से हम हमारे बच्चों का ध्यान रखेंगे उसी तरह से हमारे बच्चों का ध्यान रखें जी। पर दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की घटना होती है। आज से कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि एक स्विमिंग पूल में एक बच्चा डूब के मर गया था। उसके बारे में आज तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। एक बच्चे को करंट भी लग गया, एक बच्चे को करंट लगा जी, उसको हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल ले जाया गया, उसका क्या हुआ, अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। आज हम देख रहे हैं कि आज एक 14-15 बच्चे जी हाँ गंभीर अवस्था में आए और उसमें से 6 बच्चों की पुष्टि हो चुकी है जी हाँ। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। DPS स्कूल के बारे में एक बात और है कि हम पिछले साल 2 वर्ष पूर्व जब हमारा आंदोलन हुआ था स्कूल फीस को लेके, तब भी हमारा प्रबंधन और इनको लेके इनका जो रवैया था पालकों के और बच्चों के प्रति, वो देखने वाला था कि इनका भेदभावपूर्ण और बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे पालकगण जो है भीख मांग रहे हैं उनके लिए। उन्होंने 1 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस देकर कम से कम 7 पालकों को, उनके बच्चों को बाहर कर दिया था और 7 पालकों को 1 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस दिया था जी। तो क्या ये जिम्मेदारी होती है? यह स्कूल प्रबंधन होता है? DPS की इतनी बड़ी साख है उस तरह, और उसके बावजूद इस तरह की जो घटना घटती है तो कितनी शर्मनाक है उस स्कूल के लिए। और क्या ऐसा लगता है कि इस घटना के बाद आने वाले वक्त में कोई पालक अपने बच्चों को DPS में एडमिट कराएगा? DPS में मेरे मन में सवाल यह है, क्योंकि आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या हम हमारे बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? क्या वो सुरक्षित है? क्या वो वही स्कूल ही क्यों ना हो, दूसरे भी कई स्कूल है, क्या वो हर तरह से सुरक्षित है? इसमें जिला प्रशासन की क्या जिम्मेदारी थी? इसमें RTO की, इसमें परिवहन विभाग की क्या जिम्मेदारी थी? हम समय समय पे देखते हैं ये कभी कभी चेकिंग करके ऐसा दिखावा करते हैं जी, और सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं। अगर ये कागजी कार्रवाई नहीं होती, अगर वाकई में वाहनों का फिटनेस होता, अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट की सारी गाइडलाइंस मानी जाती, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होती जी। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा हादसा है, बहुत ही दर्दनाक हादसा है। उन माओं की गोदें सूनी हो गई जिन गोदों में कभी उनके बच्चे खेला करते थे, कूदा करते थे। अब उनका क्या होगा आने वाले वक्त में, और क्या जिम्मेदारों को सज़ा मिल पाएगी? क्योंकि जिस तरह से अनुरोध जी ने बताया कि इसके अंदर प्रशासन भी जिम्मेदार बनता है कहीं ना कहीं। वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन कुछ नहीं करेगा, लीपापोती कर देगा जी। न्यायपालिका से उम्मीदें हैं, परंतु सने सने ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा। मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ जी। कल नहीं तो सोमवार को याचिका तो लगा दूंगा। तो जी किस आधार पर आप याचिका लगाएंगे? वही बता रहा हूँ कि पहला आधार तो यही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर ये बाईपास था जी, तो फिर 29 गांवों के अंदर ये कैसे आ गया? नगर निगम सीमा में आ गया। नगर निगम सीमा के अंदर अगर बिचौली मर्दाना और बिचौली हफ्सी के अंदर ये बाईपास आ गया जी। और अगर बाईपास आ गया, नगर निगम सीमा में आ गया,
तो रोड परिवहन के नियम क्यों नहीं लागू किए गए कि 8 बजे, सुबह 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक भारी वाहन प्रतिबंधित, जी वो भी नहीं किया गया। प्रशासन, करोड़ों प्रदेश रुपए, की सरकार और अरशद इंदौर भाई, की सरकार, ये अरशद इंदौर भाई, नगर एक निगम मिनट। तो ये इसमें खुशी होती है उनको कि हमने इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, लोगों की सुविधा के लिए बाईपास का निर्माण कर दिया, पहले रिंग रोड का निर्माण किया गया था एबी रोड को देखते हुए, तो ये तो वो तो खुश होते हैं इसको लेकर। और आप नियम बता रहे हैं प्रमोद जी। अगर नियम की बात है तो नियम आम जनता की हिफाजत के लिए बनते हैं, कायदे और कानून से व्यवस्था का संचालन करने के लिए बनते हैं, आय के लिए नहीं बनते हैं। जनता आय के लिए पैदा नहीं हुई है, संसाधन के लिए पैदा नहीं हुई है, जनता सुरक्षा के लिए है। जनता के जीवन की सुरक्षा करना नियमों के तहत आपका काम है। जब ये नगर निगम क्षेत्र में आ गए थे तो यातायात के पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर उनकी ड्यूटी क्यों नहीं थी? वो ये क्यों नहीं देख रहे थे कि यहाँ पर स्कूलें हैं, इतनी धर्मशालाएं, इतने रहवासी क्षेत्र हैं, तो कितने चेक पॉइंट बनाए जाएंगे? अगर वो स्कूल की बस के स्टीयरिंग फेल है तो मैं दुर्घटना को कह रहा हूं, सीधे सीधे आप एंगल देखिए। अगर किसी भी ड्राइवर को सबसे पहली सीख होती है कि अगर स्टीयरिंग फेल हो जाए तो आप साइड कर लें। यहां तो सामने के सामने टक्कर है। घटना की लीपापोती प्रशासन ने शुरू कर दी है। वो कह रहा है कि स्कूल के बस की स्टीयरिंग फेल थी तो इतनी साइड से लगती जी, ड्राइवर नहीं मरता जी, बस पलटी खा जाती। नहीं प्रमोद जी, मैं थोड़ा सा घटनाक्रम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। उसमें जिस तरह की घटना सामने आई है वो ये थी कि स्कूल बस अपने स्कूल से डीपीएस से निकली थी और राऊ की तरफ जा रही थी और इसी बीच उसका स्टीयरिंग फेल हो गया। और जब जहां तक मैंने जो फुटेज देखे उसमें मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ड्राइवर द्वारा हैंड ब्रेक खींच लिया गया। हैंड ब्रेक खींच लेने से गाड़ी पूरी मुड़ गई और वो वापस विपरीत दिशा में आ गई, यानी वापस स्कूल की तरफ जाने के का मूव हो गया और उस दौरान वो ट्रक से टकरा गई। तो और सवाल यहां पर यह उठता है कि शायद उसकी गति काफी अनियंत्रित थी। तो सबसे पहले स्कूल संचालक आपराधिक जी मुकदमे के षड्यंत्रकर्ता और 304A का मुकदमा स्कूल संचालक पर, प्राचार्य पर दर्ज होना चाहिए कि जब स्कूल से बस निकलती है तो यह देखा जाना चाहिए कि लोक परिवहन बस है, इसमें सारे सिस्टम काम कर रहे हैं कि नहीं, इसका ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं, इसके अंदर ऑयल है कि नहीं, इसके साइड ग्लास है कि नहीं, एयर पूरा का पूरा सिस्टम चेक करना था। और उस आईटीओ को जिसने इसे फिटनेस सर्टिफिकेट दिया है उसको भी आपराधिक षड्यंत्र का भागीदार मानना चाहिए। देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी लीपापोती कर देगा इस पूरे मामले की, लेकिन मैं इसकी तह तक जाऊंगा क्योंकि अगर ये बस अन्य राज्य की है तो भी अपराध है। अगर ये बस की स्टीयरिंग फेल हुई तो स्कूल संचालक से लेकर के वो पुलिस जवान तक जो इस बाईपास के विभिन्न चौराहे पर जिनकी ड्यूटी है, मैंने सुना है कि कोलंबिया कॉन्वेंट के पास इस दुर्घटना हुई, कनाड़िया थाने के अंतर्गत आता है। कनाड़िया थाने का कौन सा व्यक्ति वहां पर बाईपास पर किसकी ड्यूटी थी, ये रोज नामचे में सारे दस्तावेज निकाले जाएंगे। समर शेष है, लेकिन इन बच्चों की दर्दनाक मौत जिन बच्चों की हुई है उनकी मां के आंखों के आंसू का एक एक हिसाब लिया जाएगा और न्यायपालिका के माध्यम से लिया जाएगा। इंदौर के राजनेता, इंदौर के जनप्रतिनिधि वो सब खामोश होकर के बैठ जाएं, परंतु सभी जाके दौरा कर रहे हैं, महापौर जी भी पहुंची वहां पर, कानून खामोश नहीं रहेगा। कानून की आवाज के माध्यम से भी शहर को जगाना चाहेंगे कि इस शहर के अंदर चिड़ियाघर से तेंदुआ फरार हो जाता है, घटना लापता, करंट से बच्चा मर जाता है, जिला प्रशासन सोया रहता है, स्विमिंग पूल में बच्चा मर जाता है, स्कूल संचालक पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होता। कल एक चिड़ियाघर में पागल आदमी घुस गया। चिड़ियाघर क्या है? ये शहर, ये इंदौर शहर है, ये महानगर है, इसे आप सपनों का शहर कह रहे हैं। मुख्यमंत्री कल ही कह गए कि अमेरिका से सुंदर शहर की सड़कें हैं। ये है आपके शहर की सड़कें जहां दुर्घटना होती है, जाने होती है। सुपर कॉरिडोर जिसे अच्छी सड़क बताए उस पर सीमेंट की सड़क पर डामर की परत लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए और आप अगर वाकई में संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं तो घटना की जांच करने के पहले सबसे पहले दोषियों पर, गृह मंत्री ने कहा है कि 24 घंटे में जांच की रिपोर्ट। अरे जिस गृह मंत्री की बगल में उनके ही मंत्री फरार घोषित होकर के बैठे हो और मंत्रिमंडल की बैठक लेते हो, वो मंत्री जी इस प्रकार की लिपापोती वाली बात। पालक संघ क्या करने वाला है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूल काफी दोषी नजर आ रहा है। शुरुआती दौर पर ऐसा लगता है कि यदि बस वहां से निकली थी तो स्कूल प्रबंधन ने उसे चेक किया या नहीं किया, और क्या वो ड्राइवर के पास लाइसेंस था,
क्या उसके पास ये हैवी व्हीकल चलाने का लाइसेंस था या नहीं था, या उसको अनुभव था या नहीं था? ये बहुत सारे प्रश्न अब धीरे धीरे कर उठने लगे। तो डीपीएस पर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। कुछ दिनों पहले हमने डीआईजी साहब से मुलाकात करी थी और हमने उनसे एक निवेदन करा था कि एक हम स्कूल में एम्प्लॉइज और ड्राइवर्स का, जो ऐसा दिल्ली में एक प्रद्युमन का केस हुआ था, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया। वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कराया, जिससे हम ये पता लगा सके कि भाई उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है कि नहीं है, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है। अगर इस तरह की चीजें हो जाती है और हमें एक बैकग्राउंड का पूरी जानकारी मिलती है, तो हमें एक काफी कॉन्फिडेंस रह सकता है कि हम जो बच्चे हैं, जो एम्प्लॉइज हमारे बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, वो एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। जहां तक पालक संघ का सवाल है, अभी हमारे कुछ लोग पहले से ही बॉम्बे हॉस्पिटल में मौजूद है और हम लोग जहां तक जब ब्लड रिक्वायरमेंट की बात हो, वो सारी चीजें हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण को आखिर कब बंद होगा? कब स्कूल प्रशासन जागेगा? कब इनका पेट भरेगा? कब राज्य सरकार इनका पेट भरेगा? कब ये साठगांठ बंद करेंगे? शिक्षा कब ये बच्चों के घोषणा की है कि अब साल में 20% तक की फीस बढ़ाई जा सकेगी। शिक्षा मंत्री जोशी जी के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि जब वो उन्होंने ये भी कहा था कि फीस रेगुलेशन एक्ट कब बिल पास हो गया विधानसभा के अंदर, मुझे पता ही नहीं चला। ऐसे शिक्षा मंत्री से मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं। उन्हें तो मालूम भी नहीं कि उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। उन्हीं के वक्तव्य को मैं आपको बता रहा हूं। ये इस पूरे घटनाक्रम से आपको क्या लगता है कि जो दूसरे पालक हैं अपने बच्चों को कितना सुरक्षित और असुरक्षित महसूस करेंगे? क्या वो भेजेंगे अपने बच्चों को इस स्कूल में, या फिर वहां से उनका पलायन कराएंगे, निकालेंगे उनको? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले स्कूल को और जिला प्रशासन को और सभी स्कूलों को, निजी स्कूलों को ये कदम उठाना चाहिए कि पालकों के अंदर ये विश्वास जागे कि आपके बच्चे जिस तरह से आपके घर में सुरक्षित है, वैसे हमारे परिवार के सदस्य और वे सुरक्षित है। जब वो कर सकेंगे तो हमें वो कॉन्फिडेंस आएगा, वरना तो ऐसे केस होते जाएंगे, डिबेट्स होती जाएगी, प्रशासन लीपापोती करेगा, फाइलें बंद हो जाएगी और अखबार की सुर्खियां खत्म हो जाएगी और फिर जीवन सामान्य हो जाएगा। जी प्रमोद जी, क्या कहना चाहेंगे आप? डीपीएस पे क्या 304 का मुकदमा लग जाना चाहिए, प्रशासन पर लग जाना चाहिए? आपने कहा था बीच में कि 29 गांव शामिल कर लिए गए नगर निगम सीमा में। आप तो एक्ट के ज्ञाता हैं, काफी आप कानून को समझते हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि इसमें नगर निगम कितना दोषी है, जिला प्रशासन कितना दोषी है, यातायात विभाग कितना दोषी है, और साथ ही परिवहन विभाग कितना दोषी है? सुप्रीम कोर्ट की एक साइटेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया था कि 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें प्रतिबंधित हों। वो इसलिए दिया था कि वाहन चालक वहां से शराब पीते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस साइटेशन को ही घोल के पी गई। अब जब वो शराब की दुकान के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किसी न किसी तरीके दूसरे तरीके से बदल करके अमली रूप नहीं दे रही है, तो नियम और कायदा यह है कि स्कूल और सार्वजनिक स्थान सड़क से दूर हों। स्कूल था 500 मीटर की दायरे से बाहर होना था, और अगर वो राष्ट्रीय राजमार्ग नगर निगम सीमा में आ गया तो उसके राष्ट्रीय राजमार्ग का दायरा समाप्त कर देना था। और अगर वो आप मानते हैं कि नहीं है तो वो नगर निगम के अधीन है सड़क, तो वहां पर यातायात संकेतक करोड़ों रुपए के जो बाहर जगह धूल खा रहे हैं लगे हुए हैं, वहां क्यों नहीं लगाया गया? दूसरा, स्कूल नगर निगम के अधीन है, नगर निगम सीमा में आ रहा है, नगर निगम सीमा के अंदर का शिक्षा उपकर ले रहे हैं आप, तो सारे स्कूलों की व्यवस्थाओं का संचालन की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो आप भी अपराधी हो दो तरह से। एक उस स्कूल से निकली हुई बस और उसके संचालक, ये सब तो हैं, लेकिन नगर निगम की सीमा के अंदर यह दुर्घटना हुई है, सड़क के यहां पर हुई है, लोक परिवहन के माध्यम से हुई है, तो ये सब भी इसमें आते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा कि अनुरोध भाई ने कहा, मैं आज जिला प्रशासन और इन पर आरोप की बात तो नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर करता हूं कि सोया हुआ शहर है इस मामले में, कि चाहे कितने आंदोलन किए, बड़े बड़े, वही बता रहा हूं, बड़े बड़े स्कूल हैं, इनका गेट राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ कैसे खुलता है, और जिला प्रशासन ने इस मामले में कभी भी किसी भी स्कूल को या
गार्डन को नोटिस क्यों नहीं दिया? सबके जीवन मैं ये कहने वाला था, एक मैरिज गार्डन तो नहीं बंद करा पाता जिला प्रशासन? स्कूल का जो अरबों रुपए से संचालित किए जाते हैं और जिन वहां पढ़ने वाले बच्चों की फीस लाखों रुपए होती है। अनुरुद्ध जी क्या कहना चाह रहे हैं? थे? ये बहुत बड़ी लॉबी है साहब, और ये सब मिलके काम करते हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार में झुक जाती है। पर एक और बात है जो बहुत एक रोचक तथ्य, जो सोचने की बात है कि हमारी जो पॉलिसीज बनी हुई है, जो कि स्कूल की एक जो नियम होते हैं कि 1 एकड़ जमीन हो, अब दिक्कत ये आ रही है कि भाई शहर के बीचों बीच में तो ऐसे योजना, ऐसे जमीनें मिलना असंभव सी हो गई है। तो अधिकतर स्कूल हाईवेज पे और दूर दूर शहर से दूर जाके बस गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज है जिसके कारण, अपंग पॉलिसीज के कारण ये स्कूल्स दूर खुल रहे हैं और हमारे बच्चों को ये परेशानी होती है। अमेरिका या दूसरी जगह देखेंगे आप तो 2-2, 3-3 किलोमीटर के अंदर अच्छे से अच्छे स्कूल्स का सिस्टम मिलता है, पब्लिक स्कूल्स मिलते हैं जिसमें आपके बच्चे जाके इतना आपको ट्रेवल नहीं करना पड़ता है। इस तरह की नीतियों को भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। सड़क चौड़ी करने के लिए मकानात तोड़े जा सकते हैं, लेकिन किसी स्कूल के निर्माण के लिए सड़क चौड़ी नहीं की जा सकती। यहाँ पर शहर में नहीं दिया जा सकता। क्या नगर निगम को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए? ऐसा नहीं लगता है प्रमोद जी, आपके संज्ञान में बहुत सारी सरकारी जमीन होंगी, शहर के मध्य होंगी, और सरकार उन्हें क्यों नहीं लीज पर देती स्कूल संचालन करने के लिए? क्यों? हालांकि ये कि बड़ा व्यापार बन चुका है, शिक्षा एक व्यापार के रूप में। अब लोग शिक्षा नहीं देते, वहां पर व्यापार करते हैं, और आजकल की एक टेंडेंसी भी है इसी की। अब हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े। क्या मानते हैं आप प्रमोद जी? अरशद भाई, यहाँ पर एक टिप्पणी करना चाहूँगा कि मास्टर प्लान में जो भी एजुकेशन हब या सामाजिक क्षेत्र हों या आपके धार्मिक संस्थान के लिए हों, इन सब के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट का मामला मैंने इसलिए उठाया था कि 50% की जब इनको छूट मिल जाएगी तो जो रिजर्व क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सुविधाएं मिल जाएंगी। जी, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे वह इंदौर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र हों या कई कॉलोनियों में एजुकेशन के लिए रखे हुए रिजर्व क्षेत्र हों, उन पर ये बड़े बड़े स्कूल नहीं बने। जी, और न ही मास्टर प्लान में इनके लिए एजुकेशन हब वाला क्षेत्र बनाया गया। प्लानिंग से जो नक्शा सैंक्शन किया था तो उसमें सारी चीजों का उल्लेख सारी होता चीजें होती है। तो जिला प्रशासन इसमें कहीं ना कहीं लोगों के भविष्य के साथ खेल रहा है। उसका जहां स्वार्थ है, भी जितनी कॉलोनीज काटी है प्रमोद जी, तो उसमें स्कूल की जगह छोड़ी तो जरूर गई है, लेकिन आज तक उन पर स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि जो स्कूल वहां पर खोलना चाहते थे उनको सही दामों पर जमीन नहीं मिल पाई। वही है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि शासन की नीति इसमें तय नहीं है। उसको आम जनता के साथ मिलकर के एक ऐसा ढांचा बनाना था कि ये व्यवसायीकरण न हो, बल्कि शहर के मध्य क्षेत्र में जनता के बच्चों के भविष्य की सुरक्षा रखते हुए, मानव हितों को रखते हुए, आवागमन के साधनों को रखते हुए और प्राकृतिक संतुलन बनाते हुए उनके भविष्य के सुनहरे कल को गढ़ने की सुविधाएं होना चाहिए थी। इंदौर में शासकीय अस्पताल दम तोड़ रहे हैं, उनके के लिए हमसे शिक्षा उपकर लिया जाता है। इस शिक्षा उपकर से नंदानगर और जैसे स्कूलों में 5 स्टार स्कूल बन जाते हैं, लेकिन वो धर्मशाला के उपयोग में आते हैं। और जो जमीनें पड़ी हुई हैं उसके लिए नियम है कि आप इसका उपयोग ऐसा कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि मास्टर प्लान से इतर इन जगहों पर बड़े बड़े स्कूलों को मान्यता किन लोगों ने दी? टीएनसी ने अगर दी है तो उसने भी आपराधिक कृत्य किया है। जिला प्रशासन ने उसके नक्शे को पास किया है तो उसने भी आपराधिक कृत्य किया है। नगर निगम ने उसके नक्शों का अनुमोदन किया है तो उसने भी आपराधिक कृत्य किया है। सवाल यहां पालक संघ के साथ भी खड़ा होता है कि वो भी इन मुद्दों पर जनता के साथ जाए। और सवाल सवाल कर रहे हैं प्रमोद जी इस बात को लेकर कि जब स्कूल दूर दूर खुलने लग गए तो उस दौरान पालक संघ ने क्यों नहीं एक्शन लिया? और क्या आपके द्वारा कभी कोई आपत्ति लगाई गई है कि जिला प्रशासन इन्हें क्यों अनुमति दे रहा है, टाउन एंड प्लानिंग इन्हें स्कूल खोलने की क्यों अनुमति दे रहा है और इतनी दूर क्यों दे रहा है? ताकि हम ये भी देखते हैं हमारा बच्चा अगर सुबह जाता है तो उसको कम से कम आधा पौन घंटे का ट्रेवल करना पड़ता है। ये एक उसके लिए अलग सफर होता है। पालक संघ तो पिछले सिर्फ 2 सालों से लोगों की लड़ाइयों में शामिल है और इस तरह के, और हमारा सबसे पहला मुद्दा रहा है जिस मुद्दे के कारण ये पालक संघ बना था वो था फीस रेगुलेशन को लेके कि शिक्षा का व्यवसायीकरण ना हो। उसके बाद समय समय पे जब ये चिंताजनक स्थितियां होती, जब बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते, पालक संघ जगह पे खड़ा हुआ है, हर जगह पे खड़ा हुआ है, पालकों के साथ भी खड़ा है और खड़ा रहेगा।
स्कूल दूर क्यों हुए, ये ऐसी कई चीजें, हर चीजों में हम कोई हमारा, क्योंकि फुल टाइम काम तो ये नहीं है, लेकिन हम जब अगर इस तरह से चीजें जब हमारे संज्ञान में आती है तो हम भैया है, द्विवेदी जी, ऐसे आप लोगों के मार्गदर्शन में काम करके और इस चीजों को लोगों के संज्ञान में लाएंगे जी, और इन बातों को, मुद्दों को जबरदस्त तरीके से उठाएंगे। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या डीपीएस के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए? क्योंकि आपने खुद ही बताया कि जब मामला चल रहा था आपका फीस को लेकर, तो उन्होंने वहाँ के पालकों को 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा लगाया था। मतलब इतने पावरफुल है क्या वो मध्य प्रदेश सरकार से भी ज्यादा ताकतवर है? यह तो मध्य प्रदेश सरकार बता सकती है, लेकिन यह इसमें कोई दो मत नहीं है कि बच्चों की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज अगर वो बस वहां पे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिला प्रशासन इस पे लीपापोती ना करे, अगर सरकार कोई लीपापोती ना करे, तो जरूरी है कि रिटायर्ड हाईकोर्ट जज या कोई हाईकोर्ट जज उसकी न्यायिक जांच कराए। उस बस की वास्तविकता पता होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि क्या वो बस को फिटनेस सर्टिफिकेट था या वो बस रोड पे चलने लायक थी कि नहीं थी, और अगर नहीं थी तो फिर कौन जिम्मेदार है? जिला प्रशासन भी जिम्मेदार है, परिवहन विभाग भी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रमोद जी, घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। एक गुड़िया थी श्रुति लुधियानी, जिसकी उम्र मात्र 7 वर्ष थी। घनश्याम दास लुधियानी की लड़की थी और मोहनदास लुधियानी की भतीजी थी। वो उन लोगों ने तय किया है कि उस मासूम बच्ची की आंखों को दान किया जाए, नेत्र दान किया जाए। इतना बड़ा क्या दिल हो सकता है किसी पालक का कि इतने बड़े हादसे में अपनी बच्ची को गवा देने के बावजूद भी उसके अंगों का दान किया जाए। अब इससे किसको सीख लेना चाहिए? डीपीएस को सीख लेना चाहिए, जिला प्रशासन को सीख लेना चाहिए, यातायात पुलिस को सीख लेना चाहिए, नगर निगम को सीख लेना चाहिए, या इन्हें ये इस तरह बेशर्मी ही बने रहेंगे? वास्तव में देखा जाए तो ये अनुकरणीय पहल है, और दुख के इस विषम परिस्थितियों में वो माँ नहीं हो सकती जिसने, वो तो वास्तव में दुर्गा हो सकती है। और उस दुर्गा से एक अनुरोध है, पूरे इंदौर की माता और बहनों से अनुरोध है कि वो सब दुर्गा बन जाए जी, और मर्दन कर दे ऐसे अनियमितताओं का, ऐसे लापरवाह अधिकारियों का, हिटलर साहब प्रशासन का, जो जिम्मेदारी को ढोने की बजाय लापरवाही के साथ आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर वही हिटलर शाही का कानून चलना चाहिए कि जैसे को तैसा जी। ये आज एक मासूम बच्चे की आंख जिसे लगेगी, वो घटना, दुर्घटना पल पल हम जैसे लोगों को तार तार करेगी, खून के आंसू रुलाएगी। आज दिल रो रहा है, परंतु इस रोते हुए दिल के साथ एक संकल्प लेकर के मैं यहां से जा रहा हूं कि न्यायपालिका के माध्यम से हम फिर दरवाजा खटखटाएंगे और दोषी अधिकारियों को, जिम्मेदार स्कूल प्रशासन को और माफिया सरगनाओं को जब तक बेनकाब न कर दें, इस इंदौर की मां अहिल्या के चरणों में अपने शीश को नहीं नवाएंगे। ये हम संकल्प लेके जा रहे हैं, और एक नहीं कई प्रमोद चाहिए इस शहर में ऐसे समर के लिए। पालक संघ के साथ हम तब भी खड़े थे जब पालक संघ फीस की लड़ाई लड़ रहा था और जिला प्रशासन के सामने उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की साजिश रची जा रही थी। हम तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। हमने ये मांग भी तब उठाई थी और जायज तरीके से उठाई थी कि हर स्कूल की बसों में महिला कंडक्टर की नियुक्ति हो। हम अब ये भी देखेंगे कि कितनी महिला कंडक्टरों की नियुक्ति स्कूल की बसों में हुई है। हम ये भी देखेंगे कितने बच्चों के साथ यौन प्रताड़ना जैसे मामले तो नहीं स्कूलों में चल रहे हैं, क्योंकि इंदौर में ये मामला भी सुर्खियों में है। ये सारे के सारे मामले अखबारों की सुर्खियों में सुर्खियां बन करके न रह जाएं, बल्कि आम आदमी के दिलों में घाव बन करके, प्रेरणा पुंज बन करके संघर्ष का रास्ता अख्तियार करें। इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा, और यह संकल्प मैं चूंकि न्यायालय से जुड़ा हुआ हूं तो न्यायालय के दरवाजे पर जा करके लूंगा। लेकिन जो लोग इस शहर से प्यार करते हैं, इस शहर की जनता उन्हें चुनती है, उन जनप्रतिनिधियों को लानत भेजते हुए कहता हूं कि उस मां के आंख के गिरे हुए आंसू से संकल्प ले लो, और कल प्रशासन के सामने सबसे पहले सारे, न तो कांग्रेस, न बीजेपी, न सत्ता, न विरोधी दल, सारे के सारे नेता जाओ। और ये बेशक मानवीयता बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में। जिस तरह का ये दर्दनाक हादसा हुआ उसमें मानवीयता अत्यंत जरूरी है। नेता जरूर पहुंच रहे हैं अस्पताल पर, उनसे सांत्वना पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या उन पालकों के बच्चे वापस लौट कर आ पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है घनश्याम दास लुधियानी और मोहनदास लुधियानी ने। अपनी बिटिया, 7 साल की बिटिया श्रुति की आंखों को दान
दान करने का एक फैसला लिया है। निश्चित रूप से वो तो अब इस दुनिया में नहीं रही, हमारी तरफ से भी उसको श्रद्धांजलि है और उसकी आंखों से दुनिया देखती रहेगी। जिस भी व्यक्ति के को वो आंखें लगेंगी तो वो अपनी दुनिया देखती रहेगी। जैसा मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आखिर होना क्या चाहिए, किस तरह से सुधार होना चाहिए? क्या जिला प्रशासन से आप लोग भी डर जाते हैं? एक वक्त तक आप आंदोलन करते हैं, देखिए कि आपने आंदोलन किया था, कलेक्टर ने निर्देश दे दिए कि इन सारे पालकों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या प्रशासन पर स्कूल प्रबंधनों का इतना दबाव रहता है कि वो जो उनके खिलाफ बोलता है उसी के खिलाफ कार्रवाई कर दी जाती है? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो प्रशासन ही आपको बता सकता है कि स्कूल प्रबंधन का कितना दबाव रहता है। लेकिन जहाँ तक पालक संघ का सवाल है, पालक संघ समय समय पर मुद्दों को उठाता रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता रहा है और सही प्लेटफॉर्म्स पर उठाया। फीस रेगुलेशन को लेके भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए। फीस रेगुलेशन एक का प्राइवेट मेंबर बिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बच्चा बच्चा शिक्षित हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर भाषण में कहते हैं कि मेरी लाडली लक्ष्मी है, उसको शिक्षा मुफ्त की जाना चाहिए और इस तरह का शिक्षा स्तर होना चाहिए। इंदौर मेरा और कथनी में तो बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि सरकार की कथनी तो यह जब पालक होते हैं तो उन्हें कहती है कि होना चाहिए, लेकिन सरकार फिर ये भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल की फीस रेगुलेट होगी तो अच्छे स्कूल मध्य प्रदेश में आना बंद कर देंगे। यह बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के व्यवसायीकरण को लेकर कितना चिंतित है। स्कूल के कहीं ना कहीं हवा दे रहे हैं उन शिक्षा माफियाओं को, बिल्कुल दे रहे हैं, वरना 8 साल से फीस रेगुलेशन एक्ट जो अटका हुआ था और अभी भी अटका हुआ है, नहीं अटका हुआ रहता। ये जो निजी स्कूलों की, जो कुछ स्कूलों की जो भूख है पैसा कमाने की, वो इस तरह से बड़ी हुई ना रहती, शिक्षा शिक्षा की तरह रहती, वो व्यवसाय ना बन के रह जाती, हमारे बच्चों के लिए जान जोखिम ना बन जाती। जी, आपको क्या लगता है प्रमोद जी, ये जो घटना घटी है इससे कितने नेता कुछ सबक लेंगे और क्या ये प्रशासन को हिलाएंगे या सरकार को झंझोड़ेंगे और कहेंगे कि क्यों ना आप सख्त निर्णय लेते हैं, क्यों ना डीपीएस के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाए और जो जांच में जो लोग अपराधी या आरोपी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए? प्रमोद जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि 304 एक्ट के अंतर्गत तो ये है कि जो मुकदमा कायम होगा उसमें सिर्फ थाने से जमानत हो जाएगी, ऐसा कोई बड़ा भारी मुकदमा नहीं होता जहां तक मैं समझता हूं कानून को उसके मुताबिक। तो क्या लगता है प्रशासन ऐसा कोई कदम उठाएगा? 24 घंटे में जांच रिपोर्ट पेश करना है। प्रशासन के द्वारा तो अभी से लीपापोती शुरू कर दी गई है और कानून के दायरे भी सीमाओं में बंधे हुए हैं, लेकिन आम आदमी चाहे तो वो कानून में बदलाव कर सकता है और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी का एहसास करा करके उन्हें कटघरे में खड़ा कर सकता है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कानून का अमलीकरण उनको करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को करना है। कानून आदेश दे देगा या कानून भी कछुए की चाल चल पड़ेगा। प्रमोद जी, ऐसे कई सारे उदाहरण देखे मैंने कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए उनका पालन आज तक नहीं हुआ। मैं फुटपाथ की बात करता हूं आपको, उनके फुटपाथ पर किसी तरह का सामान नहीं रखने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। ऐसे कई सारे निर्देश, साइकिल ट्रैक आपको अलग से बनाने के निर्देश कोर्ट ने दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार तो जो प्रशासनिक स्तर, जो प्रशासनिक अमला है उसको इम्प्लीमेंट का कराती है। यातायात पुलिस, आप चौराहों पर खड़े होकर चालानी कार्रवाई करते हैं कभी। और आप एक चीज और, ये स्कूल का ही मुद्दा नहीं है, साथ में आप जितने ट्रेवल्स वाली बसों को देखेंगे, एक कलेक्टर जरूर आए थे पी नरहरी, जिन्होंने कोशिश करके नौलखा वाला बस स्टैंड को हटाया था वहां से कि यहाँ पर ट्रैफिक कंजक्शन होता है, दुर्घटनाएं हो सकती है। लेकिन आप देखेंगे ट्रेवल्स की सारी बसें शहर के अंदर घूमती हैं, कितना कंजक्शन होता है, ट्रैफिक जाम होता है। ऐसे कितने आप कह रहे हैं कानून की शरण लेंगे, कानून से कोई ऑर्डर भी लेंगे कोर्ट से, आप तो इम्प्लीमेंट तो अधिकारी को ही करना है। वही मैं कह रहा हूं ना, वही कह रहा हूं कि आपको एक मामला संज्ञान मिला देता हूं कि विजयनगर क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस पर सेना के लोग आए थे जी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई से जांच करा करके आपराधिक मुकदमा पुलिस पर दर्ज करने के दोषी पुलिस कर्मियों पर दिए थे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, याचिकाकर्ता मैं था जी, मेरी याचिका पर फैसला हुआ था जी। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, मुझे सुनवाई का अवसर भी नहीं मिला और उसमें सीआईडी से जांच करने के आदेश हो गए। मैं उस मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा हूं जी, लेकिन कह रहा हूं ना
कि प्रशासनिक अधिकारियों को अमलीकरण करना है, कानून की व्यवस्थाओं का संचालन उन्हें करना है, और जब तक इन प्रशासनिक अधिकारियों पर दोषारोपण करके इन्हें कटहरे में नहीं खड़ा किया जाएगा, तब तक व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी। ये अधिकारी एक दूसरे को बचाने में ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था करते हैं जैसे छिपकली अपनी जान बचाने के लिए पूंछ को छोड़ देती है। ये भी छोटे से किसी अधने से कर्मचारी को कल सस्पेंड कर दिया जाएगा जी। किसी पुलिसकर्मी पर लापरवाही करते हुए वेतन काटने का आदेश दे दिया जाएगा जी। और कमिश्नर आएंगे, दौरा करेंगे, कलेक्टर साहब आएंगे, अस्पताल जाएंगे, अच्छी मेडिकल व्यवस्था हो, यह बात झुंझुना थमाया जाएगा। सपनों के शहर का राग नापने वाले मुख्यमंत्री जी संवेदना के राग गाएंगे और इसके सिवा कुछ नहीं होगा, लेकिन यह शहर सो जाएगा। उन 7 छोटे छोटे मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत अगर इस मां अहिल्या की नगरी में हुई है तो मैं पूरे नगर के लोगों से कहता हूं, अपने अंदर की आत्मा को जगा लेना, अपने अंदर यह महसूस करना कि वो तुम्हारा बेटा था, वो तुम्हारी बेटी थी, तब सड़क पे आना। आतंक खत्म हो जाएगा अधिकारियों का, और कानून का राज अगर स्थापित हो गया तो इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं भविष्य में नहीं हो सकेंगी। न शिक्षा माफिया पनप सकेंगे, न ये कह सकता हूं अस्पताल माफिया पनप सकेंगे, न दूसरे माफिया पनप सकेंगे। हालात ये है कि इंदौर में ही वकील पर सरेआम गोली चला दी जाती है। ये इंदौर शहर है जी। इंदौर में जो अधिकारी इंदौर में पद स्थापित रहने का सपना सजोए हुए सालों साल इंदौर में है, रिटायर होने के बाद कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, और कोई सिक्योरिटी गार्ड का एक एजेंसी लिए हुए बैठा है। ये सारा समूह है, और ये इंदौर को राजनेता नहीं चला रहे हैं बल्कि अफसर चला रहे हैं। इंदौर में कानून की व्यवस्था नहीं चल रही है, अफसरों की व्यवस्था चल रही है। इंदौर में इंदौर का डेवलपमेंट नहीं हो रहा बल्कि इन अधिकारियों का डेवलपमेंट हो रहा है। अनुरोध जी, क्या मानते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को और किस नज़र से देखते हैं, और क्या पालक संघ इस पर कोई एक्शन लेगा? जैसे कि प्रमोद जी ने कहा कि वो एक याचिका दायर करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या इंदौर पालक संघ भी कुछ करने पालक संघ सबसे पहले तो ये पालक को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता है कि ये आपके भी बच्चे हो सकते थे जी। जैसा प्रमोद जी ने कहा, मन में जब तक ये भाव नहीं आएगा, जब तक आप अपने कमरों की कंबल में अंदर बैठे रहेंगे, ये स्कूल माफिया, ये जिला प्रशासन साठ गांठ करते रहेंगे, और हमारे बच्चे, आपके बच्चे नहीं तो क्या हुआ, किसी और के बच्चे हैं, किसी के भी बच्चे हो सकते थे, कल आपके भी बच्चे हो सकते हैं। ऐसा होता रहेगा जी। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप समय समय पर आप इस तरह की कोई भी घटना हो जी, अगर आपके बच्चों के साथ स्कूल में कोई इस तरह से कोई हरकतें होती है, आप आगे आए जी, आगे आए। पालक संघ आपके साथ है, चाहे कलेक्टर ऑफिस जाना हो, चाहे कमिश्नर ऑफिस जाना हो, चाहे डीआईजी के पास जाना हो, चाहे अगर न्यायालय में भी जाना हो, तो हम प्रमोद जी के माध्यम से हम इन आवाजों को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे भी। पर बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, यह पालक संघ इसके लिए दृढ़ संकल्प जी। हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे कि किस तरह से आक्रोश भी है, हालांकि एक अधिवक्ता है, लेकिन जब किसी बच्चे की इस तरह से जान जाती है तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति का दिल दहल जाता है। और उन माँ बापों का क्या हुआ होगा जिनकी गोदें सूनी हो गई हैं। वहीं अनुरोध जैन जो पालक संघ के अध्यक्ष हैं, उनका भी ये कहना है कि सबको एकजुट होकर लड़ना होगा इस तरह की लड़ाइयों से, क्योंकि शिक्षा माफियाओं का बड़ा जाल है। प्रशासन से उनकी साठगांठ है, सरकार से उनकी साठगांठ है। साथ ही इसमें यह भी करना होगा कि जब तक हम सड़क पर नहीं उतरेंगे तब तक के इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। और निश्चित रूप से हर पालक को चाहिए कि वो ये मान कर चले, इस घटना से सबक सीखे और जान ले कि यदि ये घटना उसके बच्चे के साथ घटती तो वो क्या करता। तो ऐसे में उन परिवारों को संवेदनाएं देने के साथ साथ उनके साथ खड़ा हो और इस लड़ाई को आगे बढ़ाए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीजियाना न्यूज़।